हम एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक डार्क फॉरेस्ट से होती है। वहाँ एक पेड़ पर दो चिड़िया अपनी भाषा में आपस में बात कर रही होती हैं। वहीं एक रिवर पर एक हिरण पानी पी रहा होता है और दूसरा आसपास सावधानी से देख रहा होता है। और उसी घने फॉरेस्ट में एक झोपड़ी होती है जिसकी हालत काफी खस्ता होती है। इसके आसपास कटे हुए पेड़ होते हैं और डरावनी धुंध छाई होती है। फिर हम उस झोपड़ी के अंदर का सीन देखते हैं। वहां एक गंदे बोल से कुछ मक्खियां उड़कर न हिल रहे हाथ पर बैठ जाती हैं। उस हाथ की हड्डियां और नसें कमजोरी से बाहर आ गई होती हैं। जमीन पर लेटे लड़के को उसके पास बैठा बूढ़ा आदमी कहता है, नौजवान, तुम कई दिनों से ऐसे ही हो। जो भी बोझ है दिल पर उसे छोड़ दो। ये सुनकर वो लड़का गहरी सांस छोड़ते हुए दुखी मन से मन में कहता है, छोड़ दूं? हाँ, और कर भी क्या सकता हूं? मेरी इस हालत में तो बदला लेना नामुमकिन है। शायद इस कड़वाहट को पी लेने से ही मुझे थोड़ी शांति मिले, लेकिन मैं बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। फिर अपने चार दोस्तों को याद करता है जो उसके लिए भाई जैसे होते हैं। उन्हें याद कर कहता है, वो मेरे भाई जैसे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहटों के पीछे छुपी हुई धारदार तलवारें मैं पहचान नहीं सका और मैं उनके जाल में बुरी तरह फंस गया। ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उससे किसी एक भाई ने, जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता, उसे फंसाकर झड़ दिया होता है, जिससे वो धीरे धीरे मर रहा होता है। वो बूढ़ा इंसान उसे पानी पिला रहा होता है, लेकिन तभी बूढ़े को कुछ महसूस होता है। वो पानी पिलाते हुए रुक जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। आसमान से बर्फ के क्रिस्टल गिर रहे होते हैं। ये देखकर बूढ़ा कहता है, अभी तो धूप थी, अचानक बर्फ क्यों गिरने लगी? कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में अजीब घटनाएं हो रही हैं। पूरा मेपलवुड शहर दिन ब दिन बेचैन होता जा रहा है। फिर आसमान से गिरते हुए आइस क्रिस्टल को क्यूरियोसिटी से देखते हुए कहता है, ये कुछ बर्फ के टुकड़े चमक क्यों रहे हैं? और उस आइस क्रिस्टल को अपनी उंगली से टच करता है। बस टच करने से ही उसकी उंगली बर्फ में तब्दील होने लगती है। और बाहर भी एक चिड़िया और हिरण उस आइस क्रिस्टल के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही हाल उस बूढ़े का भी होता है। बूढ़ा पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुका होता है और तभी उस बर्फ पर क्रैक आ जाते हैं और वो बूढ़ा आइस के साथ टुकड़ों में बिखर जाता है। उन चमकते आइस क्रिस्टल को देखकर वो लड़का मन में कहता है, ये बर्फ के टुकड़े दाव की शक्ति से भरे हुए हैं। इन्हें जरा सा छूना भी इंसान की मौत के लिए काफी है। तभी एक आइस क्रिस्टल उस पर गिरने वाला होता है। ये देखकर वो आंखें बंद कर कहता है, छोड़ो, मैं अपनी मौत को गले लगा लूंगा। लेकिन तभी आसमान से एक आग का गोला उसी झोपड़ी के पास आकर जोर से गिरता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे जो हीट निकलती है उससे आइस क्रिस्टल खत्म हो जाते हैं। उस आग के गोले को देखकर वो लड़का कहता है, इतनी प्रबल दांव की गूंज। तभी उसे आग के गोले में एक इंसान की इमेज दिख रही होती है। उसे देखकर वो कहता है, ये कौन है? धीरे धीरे आग कम होती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। इसके लैंडिंग की वजह से इसके नीचे की जमीन धंस चुकी होती है और ये एक पावरफुल बंदा होता है। इसका पीछा इसके कुछ एनिमी कर रहे होते हैं। वो ऊपर आसमान में गुस्से से देखकर पूछता है, क्या बिना सोचे समझे लोगों को मारना और नरसंहार करना ही तुम्हारा दांव है? ये होता है चू नेशन का झोंक वांगलिए। हम देखते हैं आसमान में बहुत सारे लोग होते हैं। तभी उनका लीडर जवाब देता है, नरसंहार? क्या मैंने सही सुना? झोंक वांगलिए, तुम्हारी ऊंची निगाहों में क्या चींटियों की जिंदगी भी कोई मायने रखती है? ये होता है चिन नेशन का गोंग यांगबाई। ये भी पावरफुल बंदा होता है और इसके पीछे जो लोग होते हैं वो इसके डिसाइपल यानी शिष्य होते हैं और इसी आदमी ने आइस क्रिस्टल गिराए होते हैं। तभी सारे डिसाइपल मिरियड स्ट्रीम्स ऑफ सोड रेन कहते हुए पानी के एरो बनाकर झो पर कंबाइन अटैक कर देते हैं। इस पर झो काउंटर अटैक में ब्लेजिंग सन कहते हुए एक बड़ा फायर का गोला बनाता है और उन आते हुए एरो की ओर फेंक देता है, जिससे वो एरो उस गोले से टकराकर खत्म हो रहे होते हैं। उस गोले की पावर देखकर एक डिसाइपल हैरान होकर कहता है, वाह, हमारी संयुक्त चाल मायरेड स्ट्रीम्स ऑफ सॉड रेन, जो ए ग्रेड दांव कला के बराबर थी, पल भर में ही नष्ट हो गई। तभी उनका लीडर अपने मुंह में बहुत सारी हवा भरता है और जोर से छोड़ देता है, जिससे उनकी तरफ आ रहा फायर का गोला बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है और ये अटैक होता है एक सांस, बाहर फ्रॉस्ट। फिर उस बर्फ के गोले को झो अपनी फायर सोर्ड से बीच से काट देता है और गोंग यांगबाई का नाम जोर से चिल्लाते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो साइड देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि साइड से किसी ने उस पर चुपके से शार्प ब्लेड से हमला किया होता है। वो अपनी फायर सोर्ड से उन ब्लेड को जला रहा होता है। इसी अचानक हमले से वो फिर से जमीन पर आ जाता है। तभी
उस पर आसमान से बहुत सारे ब्लेड से हमला होता है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी खरोंच के बच जाता है और आसमान में देखता है उसे एक बड़ा सा बर्ड दिखता है। ये बर्ड एक रोबोट होता है और उसे कंट्रोल करने वाला आदमी जो को कहता है, तुम काफी खतरनाक हो। तुम सोल फ्लेइंग एग्नी के 9 इन प्रोफाउंड मैलिस फॉर्मेशन का दर्द झेलते हुए लड़ रहे हो। तुम कमजोर हो ही नहीं सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि चिन नेशन ने हमारे मो फैमिली से मदद मांगी। ये होता है मो फैमिली का मो जिंग्यू और ये यांगबाई के साइड से झो को मारने आया होता है। ये भी काफी पावरफुल होता है और अब 2 विरुद्ध 1 मुकाबला होने वाला है। इसे देखकर झो उसका नाम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मो जिंग्यू और उस पर अटैक करने जाने लगता है। ये देखकर यांगबाई अपने डिसाइपल्स को चिल्लाकर ऑर्डर देता है, सारे डिसाइपल्स फॉर्मेशन सेटअप करो, इसे अटैक करने का कोई मौका मत दो। इतना सुनते ही झो को चारों ओर से घेर लिया जाता है और वो डिसाइपल फॉर्मेशन बनाने के लिए एक अलग ही भाषा में मंत्र कहते हैं। उससे उनका गला गुब्बारे की तरह फूल जाता है और उनके मुंह से पानी के स्नेक बाहर आने लगते हैं। वो वाटर स्नेक झो को चारों तरफ से सर्कल बनाकर ट्रैप करने लगते हैं। ये देखकर झो चिल्लाकर यांगबाई को कहता है, गोंग यांगबाई, तूने अपने साथ पावरफुल 9 इन प्रोफेंड मलिस फॉर्मेशन लाई है ना, फिर भी तू मुझ पर ऐसे बोरिंग दांव कला यूज कर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है और आसानी से उन वाटर स्नेक को गाजर मूली की तरह काट डालता है। वो स्नेक टुकड़ों में जमीन पर गिरने लगते हैं। इस पर यांगबाई अपने डिसाइपल से पावर लेकर दोनों हाथों में एकत्र करते हुए कहता है, बोरिंग झो ग्वांगलिए, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये तुम्हारा खेल है? फिर जोर से चिल्लाता है, फॉर्मेशन एक्टिवेट। इतना बोलते ही जो टुकड़ों में वाटर स्नेक कटे होते हैं उनके हर कटे पार्ट से नए स्नेक बन जाते हैं और बहुत सारे वाटर स्नेक झो का एक पैर पकड़ लेते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए एक स्नेक उसके कंधे को काट लेता है। ये देखकर झो मन में कहता है, ये वाटर स्नेक 9 इन गहरी दुर्भावना से शक्तिशाली बनाए गए हैं। मैं इनके कितने भी टुकड़े करूं, वो उन टुकड़ों से और नए बन जाते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और इनके डसने से प्रोफाउंड यिन की पावर मेरे शरीर में घुस जाएगी, जिससे मेरे शरीर में दांव ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तभी झो उस अटैक से संभल पाता। उससे पहले ही यांगबाई अपने मुंह से जोर से हवा छोड़ता है। ये होता है सेकंड ब्रेथ ब्लड फ्रीज अटैक, जिससे जिन स्नेक ने झो को जकड़ा होता है वो आइस में बदलने लगते हैं। उस पर फिर से पहली सांस ठंडी बर्फ का श्वास, दूसरी सांस रक्त जमना और तीसरी सांस कठोर मृत्यु। ऐसे 3 एक के पीछे एक अटैक करता है, जिससे उन स्नेक के साथ झो भी आइस में तब्दील हो जाता है। ये देखकर बर्ड पर बैठा जिंग्यू इम्प्रेस होते हुए कहता है, वाकई गोंगयांग क्लैन की सीक्रेट आर्ट काफी खतरनाक है। यहाँ तक कि झो ग्वांगलिए भी इसके सामने बेबस हो गया। इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी और नए स्नेक झो को घेर रहे होते हैं और फॉर्मेशन को ताकतवर बना रहे होते हैं। लेकिन तभी जिन वाटर स्नेक ने झो को घेरा होता है उनमें से रोशनी चमकने लगती है। ये देखकर यांगबाई पूरी ताकत से फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। झो बॉइलिंग ब्लड बर्निंग सोल का अटैक कर उस आइस केज से आजाद हो जाता है। ये देखकर मो जिंग्यू फिर से झो पर ब्लेड से हमला करता है, लेकिन इस बार झो एक हाथ घुमाकर इतनी पावरफुल फायर फ्लेम निकालता है कि वो सीधा उस बर्ड को हिट करती है और वो बर्ड जलकर खत्म हो जाता है। वहीं मो जिंग्यू समय रहते ही उस बर्ड से कूदकर अपनी जान बचाता है। हम देखते हैं झो अब पहले से और पावरफुल बन चुका होता है। उसकी आंखों से भी फायर निकल रही होती है, जिससे वो और भी कूल लग रहा होता है। वो अपना एक हाथ उठाता है और कहता है, एक्सप्लोड, जिससे आसमान में बहुत बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। ये देखकर यांगबाई शॉक होकर कहता है, मेरी 9 इन गहरी दुर्जनता संरचना फेल हो गई। उन एक्सप्लोजन के बाद झो जोर से कहता है, सिटी स्कॉर्चिंग ब्लेजिंग ब्लॉसम्स। आसमान से येलो कलर के फ्लावर गिरने लगते हैं। ये देखकर एक डिसाइपल हैरान होता है। उसे ऐसा डरते देख दूसरा डिसाइपल शो ऑफ करते हुए उस फ्लावर को पकड़ते हुए कहता है, ये है धधकती कली, बस 3रे लेवल की दांव कला। देखो, तुम्हारा सीनियर ब्रदर इसे एक हाथ से बुझा देगा। लेकिन वो उसे टच करते ही पूरी तरह से जलने लगता है और राख बन जाता है। ये देखकर यांगबाई चिल्लाकर सारे डिसाइपल से कहता है, मूर्ख, ये झो ग्वांगलिए की सिटी स्कॉचिंग ब्लेजिंग ब्लॉसम्स तकनीक है। अभी वाटर एलिमेंट की दांव कला सक्रिय करो ताकि इसका जवाब दे सको और सुरक्षित क्षेत्र बना सको। ये सुन सारे डिसाइपल्स पानी से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। झो का अटैक देखकर जिंग्यू कहता है, ये बहुत शक्तिशाली है और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। लगता है ये सच है कि झो ग्वांगलिए ने 19 साल की उम्र में इसी तकनीक से पूरा शहर नष्ट कर दिया था। फिर
वो अपने पीछे का बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स से बहुत सारे छोटे बर्ड्स बाहर निकलने लगते हैं, जो जाकर उन फ्लावर से टकराकर उन्हें ब्लास्ट कर खत्म कर रहे होते हैं। हम आसमान को देखते हैं, जहां हर जगह बस वाटर और फ्लावर के टकराने से धमाके ही धमाके हो रहे होते हैं, और इससे लिटरली बारिश होने लगती है। ये देखकर वो लड़का कहता है, इतने ताकतवर, ये लोग आखिर हैं कौन? वहीं झू के बॉडी से बहुत खतरनाक फायर निकल रही होती है। वो एक मंत्र कहता है, अत्यधिक अग्नि की शक्ति, आसमान जलाना, समुद्र उबालना, पूर्वज झुरोंग मेरे माध्यम से प्रकट हो। फिर हाथ घुमाते हुए एक बड़ा फायर ड्रैगन उन डिसाइपल्स पर छोड़ता है, और वो ड्रैगन एक एक कर सारे डिसाइपल जलाकर राख कर देता है। फिर यंगबाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन मो जिंगयू बीच में आकर अपने मैकेनिकल पंखों से उस ड्रैगन को रोकता है। लेकिन ड्रैगन की पावर इतनी होती है कि वो दोनों सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। खुद को संभालते हुए यंगबाई कहता है, कमबख्त, ये झुरोंग का बीज कहां से आया? वो झुरोंग का असली रूप कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मो जिंगयू अपने मैकेनिकल पंखों की हालत देखता है, जो वो हमला रोकते हुए खराब हो चुके होते हैं, और वो बॉक्स भी पिघलने लगा होता है। तभी जमीन कांपने लगती है। वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। फिर देखता है बहुत बड़े पैर का निशान। वो होता है झुओं के पूर्वज झुरोंग का। फिर झुओं को देखते हैं, जो उन दोनों को ललकारते हुए कहता है, आओ मारो मुझे। और हम देखते हैं झुओं ने पूर्वज झुरोंग का ट्रू फॉर्म अचीव कर लिया होता है, जिससे एक बहुत बड़ी फायर बॉडी बन चुकी होती है, जिसके दोनों बाजू बड़े बड़े फायर ड्रैगन होते हैं, और ये बॉडी झो कंट्रोल कर रहा होता है। वो उन दोनों को कहता है, क्या नोबल लिनिएज, क्या जीनियस, तुम मेरी मौजूदगी में ऐसे टाइटल्स पर घमंड करते हो? और उन्हें मारने उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर यंग बाय हवा अंदर लेते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं। भले ही झुओ ग्वांगलिए के पास झुरोंग का असली रूप है, लेकिन मेरी तीसरी सांस गहरे जमाव की शक्ति उसका सामना कर सकती है। और मुंह से हवा छोड़ता है, लेकिन पहले ही ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो ये अटैक पूरा कर नहीं पाता। गला पकड़कर खांसने लगता है। उसकी ये हालत देखकर पीछे खड़ा मो जिंगयू कहता है, गोंग यांगबाई, क्या हमें पीछे हटना चाहिए? फिर झुओ कहता है, नदी घाटी में हमारी हार अब तय है। ना कोई नदी, ना कोई सागर मेरे इस राष्ट्रीय अपमान और निजी नफरत को धो सकता है, लेकिन मैं झुओ ग्वांगलिए। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आते हैं, जो फायर की वजह से भाप बन जाते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, सिर्फ मैं ही अपने शरीर को मार सकता हूँ, सिर्फ झुरोंग ही मेरी सोल को जला सकता है। मेरा महान सिर यहाँ है, कौन इतना काबिल है कि इसे काट सके? तभी उसकी गर्दन पर एक पर्पल लाइट का स्लैश होता है, जिससे उसकी गर्दन कटकर जमीन पर लुढ़कते हुए गिर जाती है। झुओं की कटी गर्दन देखकर यंग बाय हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये किया किसने। तभी वही पर्पल लाइट फिर से चमकती है, और उसकी आवाज से वो दोनों इतने पावरफुल होने पर भी सिर पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं वही पर्पल लाइटिंग एक सोर्ड की होती है, जो फुल स्पीड से जाकर झुओं का सिर काटकर फिर से अपने मालिक के पास लौट आई होती है। उस सोर्ड के मालिक को देखकर यंग बाय हैरानी से उसका नाम पुकारता है, ली। ये होता है जिंग नेशन का ली ही। वो शांत स्वभाव में कहता है, बहुत शोर है। इस पर यंग बाय कहता है, ली, हमारे हाइनेस यिंगवू के आदेश से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ली बस उनकी तरफ देखता है, और ये इतना पावरफुल होता है कि उसके देखने भर से ही उन दोनों को पता चल जाता है, अगर एक वर्ड भी मुंह से निकला तो ये सीधा हमारे सिर को ही बीच से काट डालेगा। ये एहसास होते ही यंग बाय फुल स्पीड से झुओं का कटा हुआ सिर उठाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। उसके साथ मो जिंगयू भी भाग जाता है। उसके बाद ली झुओं की बॉडी को देख रहा होता है। फिर अपने हाथ में एक प्राचीन टोकन निकालता है, जिस पर डीमन का फेस होता है। वो टोकन कहता है, अब हमारा हिसाब बराबर। तभी ली ही उस टोकन को फोड़कर चकनाचूर कर देता है। फिर उसकी नजर सामने फायर में लिपटी झुओं की सिर कटी बॉडी पर जाती है। वो अपने हाथ को रोल कर दूरबीन की तरह करता है और आंख पर रखकर उस बॉडी को देखता है। फिर कमर से थोड़ा टेढ़ा होकर हाथ खोलता है और कहता है, बूम, जिससे झुओं की बॉडी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाती है, टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ली के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। उस झोपड़ी के अंदर एमसी हांफते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बॉडी दर्द से थर थर कांप रही होती है। तभी उसकी नजर उस मरे हुए बूढ़े के सिर पर जाती है। ये देखकर वो मन में निश्चय करता है, मैं अभी राजी नहीं हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर हांफते हुए उस झोपड़ी से बाहर निकलने लगता है। सीढ़ियां चढ़ता है और बाहर के बैटलफील्ड को देखता है। मन में कहता है, भले ही संभावना बहुत कम है, लेकिन मुझे कोशिश करनी ही होगी, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसका थर-थर कांपता हुआ पैर सीढ़ी से टकरा जाता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो उस छोटे पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए गिरने लगता है, जहां झुओं की बॉडी पड़ी होती है।
वहीं आकर रुकता है। बैटलफील्ड को देखकर मन में कहता है, इतने शक्तिशाली व्यक्तियों के लड़ाई में शायद कुछ खजाने छूट गए हों, कुछ ऐसा जो मेरी जान बचा सके। वो कुछ ढूंढने लगता है, मांस के टुकड़े, हड्डियों के बिखरे हिस्से, टूटा हुआ धातु, एक उंगली की हड्डी, आधी लकड़ी की हड्डी, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिलता। निराश होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर लाल कपड़े के अंदर रखी एक बोतल पर जाती है। वो उसे थरथराते हाथों से उठाता है और हैरान होकर कहता है, एक पिल की बोतल? उसमें से पिल निकालकर अंदाजे से कहता है, क्या ये हो सकता है? और वो रेड पिल मुंह में डाल देता है। जैसे ही पिल अंदर जाती है, उसके मुंह से गर्म भाप निकलती है। उसकी गर्दन पर फायर कलर की नस उभर आती है। दर्द बढ़ता है। वो दांत पीसकर उसे बर्दाश्त करता है। फिर हाथ पर भी वही फायर कलर की नसें फैल जाती हैं। ये देखकर मन में कहता है, कोई शक नहीं, ये वही है जिसकी मैंने दिन रात तमन्ना की, जो कभी मेरे पास थी, लेकिन अंत में मुझे धोखा देकर भाई ने छीन ली थी। ये है मेरिडियन खोलने वाली पिल। और उस पिल से उसके बॉडी में फायर कलर की बहुत सारी नसें ब्रेन से निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। उसके बाद वो अपने पैरों पर आराम से खड़ा हो जाता है और पिल के असर की वजह से उसके शरीर से गर्म भाप निकल रही होती है। फिर वो चमकते हुए सूरज को देखता है और कहता है, जब दाओ मेरिडियन प्रकट होती है, जीवन शक्ति लौट आती है। किस्मत की अनिश्चितता का कोई जवाब नहीं। उसके बाद वो पूरी रात जमीन खोदकर झों और उस बूढ़े के लिए कब्र बनाता है और धीरे से कहता है, उस बूढ़े का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौत के दरवाजे पर संभाला, और उस एल्डर का आभार जिसकी मेरिडियन खोलने वाली पिल ने मेरी जान बचाई। जिसने तुम्हें दफनाया है वो कोई बेनाम आवारा नहीं। मैं ज्वांग नेशन के चिंगे काउंटी के मेपलवुड शहर का हूँ। मेरा नाम जांग वंग है और हमें एमसी का नाम पता चल जाता है। फिर झो की कब्र के सामने झुकते हुए कहता है, तुम स्वर्ग में शांति पाओ। तभी झो की कब्र से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और जांग के सामने एक मून के आकार की गोल्डन रिंग बनने लगती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उस रिंग को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, ये क्या है? तभी उसकी आंखों में एक अलग ही रेड लाइट चमकती है और अचानक वो एक बिल्कुल अलग जगह आ जाता है। वो जगह अंतरिक्ष जैसी दिख रही होती है। इधर उधर देखकर वो कहता है, मैं कहाँ आ गया? तभी उसकी नजर ब्लू लाइट में चमक रहे इंसान पर जाती है, जो एक येलो कॉलर के फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा होता है। जांग उसे देखकर कहता है, अरे सुनिए, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ? लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है, डाओ सोर्स के लिए फीडबैक अपर्याप्त। फिर अचानक उसके सामने दो ऑप्शन प्रकट होते हैं। एक तरफ लिखा होता है डाओ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म, उसके नीचे 18वीं सील, 17वीं सील, 16वीं सील और ऐसे करते करते 14वीं सील तक, और दूसरी तरफ स्वॉर्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म, उसके नीचे लिखा होता है 3rd ग्रेड सील, 4th ग्रेड सील और ऐसे करते करते 7वीं ग्रेड सील तक। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसके सामने एक स्क्रॉल खुलता है। उसे पढ़कर जांग कहता है, 9वीं ग्रेड स्वॉर्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म, 1st लेवल डाओ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म ... वो सोच ही रहा होता है कि अचानक एक ताकत उसे उस ब्लू लाइट में चमक रहे इंसान की तरफ खींचने लगती है, और जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो ब्लू लाइट वाला इंसान बिल्कुल उसी जैसा दिखता है, और जैसे ही वो उससे मिल जाता है उसके कपड़े बदल जाते हैं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है, डोंगजन शू ब्लेस्ड लैंड के मास्टर का सम्मान पूर्वक स्वागत। अपने बदले कपड़े देखकर जांग कंफ्यूजन में कहता है, क्या हो रहा है ये सब? और वो अब फॉर्मेशन के सेंटर में होता है, जिससे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उसके दिमाग में घुसने लगती है। उसे बताया जाता है, ये है तैक्शु इल्यूजरी रेल्म, यहाँ सब कुछ सिमुलेशन है। तुम्हारे असली शरीर को नुकसान पहुंचाने के अलावा बाकी सब कुछ हकीकत जैसा ही है। फिर डाओ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। मार्शल तकनीक और दाव कलाओं का अभ्यास और परिष्कार करने की जगह है। इस सिमुलेशन को यूज करने के लिए मेरिट की जरूरत होती है। फिर सोर्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है। यह विशेष रूप से तैशु इल्यूजरी रेल्म में घूमने और अन्य कल्टीवेटर्स से मुकाबला करने के लिए होता है। फिर मेरिट के बारे में समझाया जाता है। मेरिट ज्यादातर युद्ध से कमाया जाता है। समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई में जीतने पर मेरिट बढ़ता है और हारने पर घटता है। ऊंचे स्तर को चुनौती देने पर अतिरिक्त मेरिट बोनस मिलता है। युद्ध के अलावा कुछ विशेष ब्लेसेड लैंड्स भी समय समय पर मेरिट उत्पन्न करती हैं। 72 ब्लेसेड लैंड्स में सबसे निचली डोंगहाई माउंटेन ब्लेसेड लैंड्स हर महीने 100 मेरिट पॉइंट पैदा करती है। लास्ट की 36 ब्लेसेड लैंड्स में हर एक रैंक ऊपर जाने पर 10 मेरिट पॉइंट बढ़ते हैं, यानी 100 की जगह 110। और ऊपर की 36 ब्लेसेड लैंड्स में एक रैंक बढ़ने पर 100 मेरिट पॉइंट बढ़ते हैं। और जहां जांग अभी है
वो है डोंगजन-शू ब्लेसेड लैंड्स। ये 23वें स्थान पर है और हर महीने 1850 मेरिट पॉइंट पैदा करती है। फिर उसके सामने एक घड़ी जैसी चीज आती है, जिससे उसे पता चलता है 30 दिन में एक चैलेंज आएगा। अगर हार गया तो पदावनति होगी। फिर से जांग वापस उसी झोपड़ी के सामने आ जाता है और अभी कुछ समय पहले जो हुआ था उसे याद करके कहता है, ताइशू इल्यूजरी रेल्म सचमुच अगम्य है। हालांकि ये सारी जानकारी मेरे मन में उमड़ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए अभी भी समय और अनुभव चाहिए। फिर हाथ में पकड़ी मून जैसी रिंग को देखकर कहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दाओ एकेडमी में लौटना, वो भी इनर कोड की परीक्षा से पहले। फिर अपनी मुट्ठी कसकर कहता है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे भाई से बदला लेना है, पुराने हिसाब चुकता करने हैं। वो उस फॉरेस्ट से अपने घर यानी ज्वांग किंगडम के मेपल फॉरेस्ट सिटी, जहां उसकी दाओ एकेडमी होती है, वहां रिटर्न आ जाता है और उसके पीठ पर एक लकड़ी का बॉक्स भी होता है। उसे बहुत दिनों बाद एकेडमी में आता देख वहां के डिसाइपल खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, झांग वंग लौट आया, वो लौट आया। इसके बाद झांग सीढ़ियां चढ़कर एकेडमी में एंट्री मारता है और आकर अपनी पीठ का लकड़ी का बॉक्स बाजू में फेंक देता है। वहीं झांग वंग लौट आया का शोर सुन एक बंदा अपने सामने खड़े बंदों को बाजू में धकेलते हुए कहता है, जांग सरनेम का बंदा वापस आ गया। और जांग को देखकर खुशी से उसे अपनी बाहों में पकड़कर कहता है, सचमुच तुम ही हो कमीने, सबको लगा था तुम मर गए। तुमने हम भाइयों को बेकार में इतने दिनों तक टेंशन में रखा, धिक्कार है। और ये होता है स्वॉन सेकंड ब्रदर दू येहू। अब इसे हम दू येहू ही कहेंगे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये स्वॉन ब्रदरहुड का मतलब है कि इन 5 बंदों ने कसम खाई होती है कि वो मरते दम तक भाई रहेंगे। हम देखते हैं एक और बंदा जांग को देख कांपते स्वर में कहता है, ये बहुत अच्छा है थर्ड ब्रदर, जब तक तुम लौट आए हो बस यही मायने रखता है। ये होता है स्वॉन एल्डेस्ट ब्रदर लिंगही। ये इन 5 में सबसे बड़ा होता है। एक और बंदा जांग को देख कहता है, अय्यो अय्यो, मैंने कहा था ना कि वो नहीं मरेगा, बस कहीं पैसे कमाने चला गया होगा और हमें भूल गया। लेकिन ये फटेहाल कपड़े देखकर लगता तो नहीं कि पैसा कमाया होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि जब कहीं और ठिकाना नहीं मिला तभी हमें भाइयों को याद किया? मेरे प्यारे थर्ड ब्रदर। और ये है स्वॉन फिफ्थ ब्रदर झाओ रुचिंग। वहीं दू येहू शांत खड़े जांग से कहता है, धिक्कार है, अगर आज रात तुम हमारे साथ जमकर नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर रुचिंग कहता है, अरे मुझे लगता है ये बदबूदार बाघ तो बस पीना चाहता है और थर्ड ब्रदर का बहाना बना रहा है। इस पर दू येहू कहता है, अबे साले झाओ रुचिंग बदमाश, अपने बड़ों की कोई इज्जत नहीं करता क्या? मैं तो सचमुच अपने तीसरे भाई के लिए बहुत खुश हूँ। इस पर रुचिंग कहता है, छे, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे बहुत सारी शराब की बोतल छिपी हुई है, दू येहू। इस पर सबसे बड़ा भाई लिंगही उन्हें शांत करते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, अब सब चुप हो जाओ। तीसरे भाई, आखिर हुआ क्या था? तुम लौटने के बाद से इतने गंभीर क्यों हो? ये सुन दू येहू कहता है, हाँ, तुम वहाँ क्या घूर रहे हो? और सारे जांग जिस तरफ घूर कर देख रहा होता है वहां देखने लगते हैं और सामने उनका ही चौथा भाई होता है जो जांग को देख कहता है, क्यों इतने दिनों के लिए बिना कुछ कहे चले गए? हम सब बहुत परेशान थे। और ये चौथा भाई पांग पेंगजू होता है, जिसे हम पेंगजू कहेंगे। इस पर जांग उससे गंभीर टोन में कहता है, कुल 57 दिन हो गए। इन 57 दिनों में मैं हर रोज तुम्हें याद करता रहा, लेकिन तुम क्या सच में मेरी वापसी चाहते थे? इस पर पेंगजू कहता है, तीसरे भाई, जरूर कोई गलतफहमी है। उस घटना के बाद मैं बहुत बेचैन था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह लोगों को भेजा। इन दोनों को बातें करता देख दू येहू कहता है, अरे तुम बस पेंगजू की ही सोचते हो, यहाँ तुम्हारा दूसरा भाई भी तो है। इस पर जांग कहता है, बिल्कुल, तुम सारे बिना मुझे ढूंढे आराम कैसे रह सकते हो? वहीं रुचेंग उन्हें पीछे धकेलते हुए कहता है, बस करो, चलो पहले किनारे चलते हैं। फांग और जांग की बातें सुन आसपास के डिसाइपल बातें बनाने लगते हैं। एक कहता है, वाह, सीनियर भाई जांग की बातों में कुछ छुपा मतलब है क्या? इस पर दूसरा कहता है, बकवास मत करो, सीनियर भाई फांग हमेशा से नेक रहे हैं। तभी जांग को लिंग ही कहता है, तीसरे भाई, तुमने इन दिनों बहुत कुछ सहा होगा, चलो बैठते हैं और धीरे धीरे सब जोड़कर समझते हैं। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम भाई तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे मामला काउंटी डाओ इंस्टीट्यूट तक ले जाना पड़े या नेशनल डाओ इंस्टीट्यूट तक, हम पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन सच्चाई साफ करनी जरूरी है, जल्दबाजी मत करो, कोई जानबूझकर फूट डाल रहा है। इस पर जांग अपने साथ लाए लकड़ी के बॉक्स पर हाथ रखकर उससे कहता है, बड़े भाई, मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की चिंता है। मैं भी हमारी कसमें खाई भाईचारा बहुत कीमती मानता हूँ, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए भाइयों से गद्दारी कर जाते हैं। इस पर तुरंत फांग पेंगजू कहता है, जियांग वांग, बिना सबूत के झूठे इल्जाम मत लगाओ। ये सुन वो अपने साथ लाए लकड़ी के बॉक्स पर जोर से हाथ मार उसे फोड़ते हुए कहता है, ये है सबूत, उस बॉक्स के अंदर का देख। चारों भाई हैरान होते हैं।
हम उस बॉक्स के अंदर एक इंसान को देखते हैं और ये आदमी होता है फांग पेंगजू के फैमिली का सर्वेंट फांग डेके। इसके बाद जांग पेंगजू को बताने लगता है, उस दिन तुम्हारे ही घर के नौकर ने निमंत्रण दिया था कि तुमने मुझे मून व्यूइंग टावर पर दावत के लिए बुलाया है, पश्चिमी पहाड़ पर डाकुओं का सफाया करने और डाओ इंस्टीट्यूट का मेरिडियन ओपनिंग पिल हासिल करने की खुशी में। जब मैं पहुंचा और तुम नहीं आए तो उसने मुझे पहले ही पीने पर जोर दिया, कहते हुए कि ये वो उम्दा शराब है जो तुमने खास तौर से भेजी है। किसे पता था कि शराब में जहर मिला है। ये सुन, पेंगजू फुल स्पीड से अपनी सोड निकालकर उस सर्वेंट के गले में घुसाते हुए कहता है, कमीने, फांग परिवार ने तुम्हें खाने को 2 रोटी दी, मकान दिया और तुमने कैसे डाकुओं से मिलकर नकली चिट्ठियां बनाकर मेरे तीसरे भाई को नुकसान पहुंचाया। और वो सर्वेंट उस अटैक से वहीं मर जाता है। फिर अपनी सोड उसकी गर्दन से निकालकर जांग से कहता है, ये नीच सर्वेंट शायद बचने के लिए झूठ बोल गया है ताकि हमारे बीच फूट डल जाए। तीसरे भाई, उसकी बातों पर यकीन मत करो। इस पर जांग कहता है, मुझे पता था तुम उसे मार दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसने पहले ही पूरे कबूलनामे में ये सब तुमने करवाने के ऑर्डर दिए थे, ये लिखकर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखना चाहोगे? इस पर पेंगजू कहता है, तीसरे भाई, ये नकली है। पेंगजू और क्या करे कि तुम मुझ पर विश्वास करो। इस पर जांग कहता है, ये नफरत मिट नहीं सकती, इसका हल बस मौत है। इस पर पेंगजू कांपते हाथों से अपनी सोड उठाता है और कहता है, तीसरे भाई, क्या सचमुच हमें भाइयों को इस मुकाम तक आना पड़ेगा? इतनी झंझट की जरूरत नहीं। भले ही वो नीच सर्वेंट फैंग डिकाई ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन परिवार का हेड होने के नाते जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसके सामने झुककर रोते हुए अपनी तलवार उसके सामने कर कहता है, अगर तीसरे भाई का गुस्सा ऐसे ही नहीं थमता तो ये तलवार लो और मुझे मार दो। पेंगजू तुम्हें कभी दोष नहीं देगा, माफ करना। पेंगजू को ऐसा करता देख एक डिसाइपल कहता है, सीनियर भाई फांग, ऐसा मत करो। इस पर दूसरा कहता है, हम सब सीनियर भाई फांग के चरित्र पर यकीन करते हैं। इस पर जांग उसकी सोड को देख कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सुन, दू ये हूं थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, हाँ तीसरे भाई, चौथे भाई, ये मामला। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जांग अपनी सोड निकालते हुए कहता है, तुम्हारी सोड गंदी है, अगर मुझे तुम्हें मारना है तो मैं अपनी सोड से मारूंगा। जांग को अपनी सोड निकालता देख नीचे बैठे पेंगजू का रोना ही बंद हो जाता है और तभी जांग एक जोरदार स्लैश पेंगजू पर करता है। उस स्लैश को देख बाजू खड़े तीनों भाइयों की सांसें गले में ही अटक जाती हैं। लेकिन पेंगजू अपनी सोड से उस स्लैश को रोककर वहां से फुल स्पीड में भागकर दूर चला जाता है और उसकी सोड उस अटैक से दूर गिर जाती है। वहीं जियांग की ये हरकत देखकर तीनों भाई शॉक में रह जाते हैं। इस पर दू येहू गुस्से से जियांग से कहता है, क्या बकवास तीसरे भाई, तुम सचमुच सीरियस हो? फिर रुचेंग कहता है, हम सब तीसरे भाई के स्वभाव को जानते हैं, अगर नफरत इतनी गहरी ना होती तो वो कभी इस हद तक नहीं जाते। जियांग के स्लैश से बचकर दूर भागा पेंगजू डर और हैरानी के साथ जियांग से पूछता है, जियांग वांग, क्या तुम्हें हमारी पुरानी भाईचारे की कस्मों की भी परवाह नहीं? इस पर जियांग गुस्से से जवाब देता है, चुप रहो, तुम्हारे शब्द बस भाई शब्द का अपमान है। तुमने अपनी गर्दन कटवाने की बात की थी तो अब अपनी नौटंकी क्यों रोकती? सुन लो, अगर उस दिन मैं मर जाता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन चूंकि मैं अभी जिंदा हूं तो जो कर्ज है वो चुकाना ही होगा और वो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, फांग पेंगजू। इस पर पेंगजू गुस्से से खड़ा होकर कहता है, क्या तुम्हें पीड़ित होने का भ्रम है? मैंने तुम्हें बार बार इज्जत से पीछे हटने का मौका दिया, तुम कितने जिद्दी हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी लिया नहीं है तो कैसे लौटाऊं? इस पर जियांग अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए कहता है, ठीक है, चूंकि तुम मानते ही नहीं तो बहस करना बेकार है। फिर वहां से कुछ दूर चलकर जाता है और एक बड़ी मूर्ति के सामने झुकते हुए कहता है, एंसेस्ट्रल मास्टर, आपका शिष्य जियांग वांग, गद्दार फांग पेंगजू के हाथों लगभग मारा गया था। ये नफरत मिट नहीं सकती, ये बदला खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ एक समाधान चाहता हूँ, मौत का द्वंद्व, दांव का फैसला। जियांग की ये बात सुनते ही पूरे एकेडमी में सन्नाटा फैल जाता है। फिर जियांग फांग पेंगजू को कहता है, मेपलवुड इंस्टीट्यूट के कानून के मुताबिक तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। इस पर पेंगजू कहता है, पागल हो तुम। तभी उस एकेडमी में जोरदार हवा चलने लगती है। फिर जियांग और पेंगजू ऊपर आसमान में देखते हैं, वहां उनके एकेडमी के ग्रैंड मास्टर हवा में होते हैं। फिर वो एक ऊंची जगह पर लैंडिंग करते हैं। उन्हें देखकर सारे डिसाइपल उन्हें ग्रीट करते हैं और वो आते ही बिना समय गंवाए कहते हैं, मौत का द्वंद्व, दांव का फैसला एस्टैब्लिश्ड। और ये होते हैं मेपलवुड सिटी के डाओ इंस्टीट्यूट के हेड डोंग आह। लेकिन उनके डिसाइपल उन्हें डीन कहते हैं। वो अपने हाथ में पावर इकट्ठा करते हुए कहते हैं, जेडेड केज, जिससे उनके हाथ के पास ग्रीन कलर की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। फिर अपना हाथ और ऊपर करके कहते हैं, राइज। इतना कहने भर से ही
जियांग और पेंगजू जहाँ खड़े होते हैं वहां से रूट्स निकलने लगती हैं और उन दोनों को बाकी डिसाइपल्स से थोड़ा ऊपर ले जाकर उनके आसपास रूट्स से एक स्टेज बना देती हैं और उस पर पेंगजू और जियांग आमने सामने खड़े होते हैं। ये सब देखकर पेंगजू को पसीने आने लगते हैं। वो ग्रैंड मास्टर को देखकर मन ही मन सोचता है, डीन ने खुद इस मौत की लड़ाई को मंजूरी दी, मुझे भागना होगा, वरना अगर मैंने जियांग वांग को मार भी दिया तो बाद में फेंगलिन एकेडमी हस्तक्षेप कर जांच करेगी। और वो वहां से भागने लगता है। ये देखकर एक रूट फुल स्पीड से उसके एकदम आंख के पास आकर रुकता है, जिससे वो डर के मारे पीछे हट जाता है। फिर डोंग आ अपना हाथ घुमाते हुए कहते हैं, कानून तो कानून है, सोड निकालो। और एक रूट पेंगजू के पास उसकी गिरी सोड फेंकता है, जिससे पेंगजू पकड़ लेता है। ये देखकर डोंग आ कहते हैं, शुरू करो। वहीं बाकी डिसाइपल्स में से एक ये फाइट शुरू होती देख कहता है, वाह, जियांग वांग जो आउटर कोर्ट की मेरिट सूची में पहले स्थान पर था और फांग पेंगजू जो दूसरे स्थान पर था, सच में लड़ने जा रहे हैं। इस पर दूसरा कहता है, ये मौत की लड़ाई है, सिर्फ साधारण मुकाबला नहीं, इसमें सामने वाले की जान भी जा सकती है। वहीं जियांग के बाकी 3 भाइयों में से दू येहू उस फाइट को चालू होता देख टेंशन में सबसे बड़े भाई से कहता है, बड़े भाई ये। इस पर वो कहता है, डीन खुद आ चुके हैं, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वहीं उस स्टेज पर पेंगजू अपनी सोड पकड़कर जियांग की तरफ गुस्से से घूमता है और कहता है, क्या तुम बस लौट नहीं सकते, क्यों इसे इतनी दूर धकेल रहे हो? और जियांग पर अपनी सोड से स्लैश करते हुए कहता है, मैं बस और ताकतवर बनना चाहता हूँ। उस अटैक को रोकते हुए जियांग कहता है, बकवास बंद करो, आज तुम्हें मेरी तलवार से मरना ही होगा। इसके बाद पेंगजू उससे थोड़ा दूर जाते हुए कहता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे हमेशा आत्मविश्वास से भरे चेहरे से। फिर पेंगजू अपनी डाव मेरिडियन ओपन करता है। ये देखकर तीनों भाइयों को समझ आ जाता है कि इसने सच में जियांग की डाव मेरिडियन ओपनिंग पिल चुराई है। ये देख, येहू हैरानी से दांत पीसते हुए कहता है, ये डाव मेरिडियन है जो ओपन की गई है, पेंगजू ने मेरिडियन खोल लिए हैं। फिर रुचेंग शॉक होकर कहता है, कितना बेशर्म फांग पेंगजू, ये कमीना सचमुच तीसरे भाई की मेरिडियन ओपनिंग पिल ले गया। वहीं फांग पेंगजू हंसते हुए जियांग से कहता है, जियांग वांग, भले ही तुम्हारी तलवारबाजी मुझसे बेहतर हो, लेकिन मैंने मेरिडियन ओपनिंग पिल खा लिया है और मेरे दांव मेरिडियन ओपन हो चुकी हैं। अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? इस पर जियांग भी अपनी डियाओ मेरिडियन ओपन करता है, जिससे उसके बॉडी से गर्म भाप निकलने लगती है और उससे फायर कलर का ऑरा निकल रहा होता है। साथ ही उसके बॉडी पर फायर कलर की नसें उभरने लगती हैं। वो गुस्से से कहता है, हाँ, इसी मेरिडियन ओपनिंग पिल के लिए मैं अकेला पश्चिमी पहाड़ में तलवार लेकर घुसा, खून की नदियां बहाई और आखिरकार चोरों का अड्डा उजाड़ा। इस लड़ाई में मुझे 13 जख्म लगे, जिनमें से 2 जानलेवा थे और मैं वापसी में लगभग मर ही गया था। क्या ये मेरिडियन ओपनिंग पिल जो मेरे खून, पसीने और आंसुओं से कमाया गया है, तुम्हारे काम आ रहा है फांग पेंगजू? जियांग की भी डाव मेरिडियन ओपन हो चुकी है। ये देखकर पेंगजू कांपते स्वर में कहता है, तुमने भी दाव मेरिडियन खोल लिए। और मन में सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? क्या मैंने पहले ही उसकी मेरिडियन ओपनिंग पिल नहीं ले ली थी? फिर वो दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सारे हमले करते हैं। तभी जियांग ताकत लगाकर पेंगजू को पीछे धकेलता है। वो पीछे जाते हुए मन में सोचता है, डैम इट, उसने आखिर कैसे मेरिडियन खोल ली? तभी उसे एहसास होता है कि उस पर जियांग के बहुत सारे कट लग चुके हैं। इससे वो टेंशन में आ जाता है और खुद को रिलैक्स करते हुए कहता है, शांत रहो, शांत रहो। भले ही उसने भी मेरिडियन खोल लिए हों, लेकिन मैंने इन 57 दिनों में अपनी ऊर्जा बचाकर पूरी पिल सोख ली है। उसकी गंभीर चोटें अभी भर रही हैं, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। जैसे ही हमारी लड़ाई और बढ़ेगी, मैं एडवांटेज में रहूंगा। और इसी सोच के साथ पेंगजू उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है और इन सारे अटैक को जियांग आराम से ब्लॉक कर रहा होता है और इनकी लड़ाई को डोंग आह भी सीरियस होकर देख रहे होते हैं। वहीं दू येहू अब जियांग को फुल सपोर्ट करते हुए कहता है, तीसरे भाई, उस कमीने फांग पेंगजू से मत हारना। फिर रुचेंग उस फाइट को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, तीसरे भाई के दांव मेरिडियन कुछ अजीब लग रही हैं। वहीं वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर पीछे हट रहे होते हैं। तभी जियांग फिर से ताकत लगाकर पीछे हट रहे पेंगजू पर हमला करता है। ये देखकर पेंगजू मन में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, उसके दांव मेरिडियन की उत्तेजना ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मजबूरी के वक्त उसकी कमजोरी जरूर सामने आएगी। और तभी वो हमला कर रहे जियांग के पेट को देखकर कहता है, ये रही कमजोरी, और उसके पेट में सोड घुसा देता है। फिर हंसते हुए जियांग से कहता है, तीसरे भाई, तुम और इंतजार नहीं कर सकते? इस पर जियांग अपनी सोड घुमाते हुए कहता है, हाँ, मैं अभी तुम्हें मारना चाहता हूँ। और जियांग के इस खतरनाक स्लैश से पेंगजू का सोड पकड़ा हाथ और सोड का पिछला भाग भी कट हो जाता है। अपना कटा हाथ देखकर पेंगजू दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी जियांग समय न गंवाते हुए अपनी कोहनी से पेंगजू के चेस्ट पर जोरदार हमला करता है, जिससे उसके बॉडी के अंदर की हड्डियां भी चटक जाती हैं। और इस हमले के साथ वो उस लड़ाई के स्टेज से नीचे गिरने लगता है। तभी वो रूट उसे फिर से पकड़कर स्टेज पर फेंक देती है। फिर जियांग पेंगजू की हालत देख अपने पेट में घुसी सोड को निकालते हुए कहता है,
जब मैं 57 दिन और रात मौत से जूझ रहा था तो हर वक्त इस दृश्य की कल्पना करता था और जांग सोड निकालकर दूर फेंक देता है। उसे देखकर पेंगजू खून खांसते हुए मन में सोचता है, कमीने, उसने जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाई ताकि मुझे फंसा सके। फिर से जांग अपनी सोड लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब मैं आखिरकार बदला ले सकता हूँ। ये देखकर पेंगजू डरते हुए पीछे हटने लगता है और कहता है, तीसरे भाई, माफ कर दो, एक बार माफ कर दो। फिर वहां से भागने लगता है, लेकिन लड़ाई का स्टेज जमीन से बहुत ऊपर होता है। ये देखकर वो डोंग आह की तरफ देख रोते हुए कहता है, बचाओ डीन, बचाओ। मैं फांग परिवार का वंशज हूँ जो मेपलवुड सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक है। इस पर डोंग आह जवाब देते हैं, कानून तो कानून है। चूंकि ये मौत की लड़ाई है तो इसका अंत मौत से ही होगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ तुम्हारा अपोनेंट करेगा। ये सुन वो फिर से अपने पास आ रहे जियांग की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तीसरे भाई, मेरी बात सुनो। इस पर जियांग कहता है, बता जो बताना है। ये सुन वो पूरी ताकत से उसे बताने लगता है, हमारे फांग परिवार ने पिछले 20 सालों में कोई ऐसा कल्टीवेटर पैदा नहीं किया जो स्वर्ग और धरती का द्वार खोल सके। एक धीमा कदम, धीरे धीरे मैं अपने दिवंगत पिता की आखिरी उम्मीद ढो रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितना वक्त बचा है? तुम ही फेंगलिन दाओ अकादमी के एकमात्र आउटर शिष्य हो जिसने सबसे तेज मेरिट जुटाए और मेरिडियन ओपनिंग पिल हासिल की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर जियांग को तलवार उठाते देख वो पूरी ताकत से बचने की उम्मीद में कहता है, हाँ, माफ करना, तुम्हारी पिल छीनने के बाद मैं हर रात सो नहीं पाया। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है। लेकिन तुम तो सुरक्षित हो ना, हम भाई हैं। क्यों तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? लेकिन जियांग उसकी एक न सुनता, तलवार सीधा उसके सीने में घुसा देता है और फांग पेंगजू जोर की चीख के साथ मर जाता है। फिर जियांग कहता है, अगर मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर दूं तो मुझे अपने आप का सामना करने का हक नहीं रहेगा। मैं वो हूँ जिसने 57 दिन तक दर्द और निराशा में भी हिम्मत रखी। अब तुम चैन से सो सकते हो। फांग पेंगजू को मारकर जियांग इस लड़ाई को खत्म करता है। तभी उसे अपने बॉडी में कुछ अलग सा महसूस होता है जिस वजह से उसका फोकस अंदर चला जाता है। वो देखता है फायर कलर की नसें और भी लंबी हो गई हैं। वो कहता है, मेरी दांव मेरिडियंस अचानक और फुर्तीली हो गईं। तभी उसके सामने एक अर्थवर्म रेंगते हुए आती है। उसे देखकर वो हैरान होकर कहता है, अर्थवर्म, क्या ये मेरी दांव मेरिडियन की ट्रू स्पिरिट है? उस अर्थवर्म के पेट में फायर कलर का कुछ होता है। वो जियांग के सामने आकर अपने मुंह से निकालकर उसे देती है। उन 2 फायर कलर गोलों को देखकर जियांग कहता है, ओह, अब समझा। ये मेरी दांव मेरिडियन ही थी जिसने लड़ाई के दौरान फंडामेंटल दांव को उत्तेजित किया। यानी इन 2 गोलों में दांव की ताकत होती है। तभी उसे डीन आवाज देते हैं जिससे वो होश में आ जाता है। आगे डीन कहते हैं, तुम मेरे साथ झिंगशी चलोगे और बाकी लोग इस जगह से चले जाएंगे। ये सुनकर जियांग उनके पीछे जाने लगता है। वहीं उसके तीनों भाई पेंगजू के बॉडी को उठा रहे होते हैं। इसके बाद जियांग डीन के सामने खड़ा होता है। डीन उससे पूछते हैं, जैसा कि तुमने कहा, फांग देकाई की गवाही के अलावा इस द्वंद्व से पहले तुम्हारे पास ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसे सार्वजनिक किया जा सके, है ना? इस पर जियांग कहता है, सही है, लेकिन मेरे उसके बारे में समझ के अनुसार वह मरने से पहले स्वाभाविक रूप से सबको ठोस सबूत खुद बता देता। फिर डीन कहते हैं, तुम्हें धीरज रखना चाहिए था और दांव कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी ये सब करके तुम बहुत उतावले और लापरवाह हो रहे हो? इस पर जियांग कहता है, जियांग वांग समझता है, लेकिन 2 दिन में इनर कोर्टयार्ड में स्टूडेंट का चयन होना है और चूंकि फांग पेंगजू पहले ही अपनी दांव मेरिडियन प्रकट कर चुका था, वह निश्चित ही डीन का डिसाइपल बन सकता था। आखिरकार जियांग वांग आउटडोर कोर्ट के लोगों को मारने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन डीन के डिसाइपल को मारने की हिम्मत नहीं करता। समय बहुत कम था, इसलिए मुझे रिस्क लेना पड़ा। फिर डीन कहते हैं, ठीक है, फांग पेंगजू ने जो मेरिडियन ओपनिंग पिल इस्तेमाल की थी वह तुम्हारे पास से ली गई थी। फिर तुम्हारे पास अपनी मेरिडियन ओपनिंग पिल कहां से आई? कृपया इस पूरे मामले को विस्तार से कोर्ट के सामने समझाओ। इस पर जियांग उन्हें जो भी उसके साथ उस झोपड़ी यानी हुआनचेन टेम्पल में हुआ सब बताने लगता है। कैसे 3 लोगों ने मिलकर झो ग्वांगलिया को मार डाला और उनके कपड़े से ही उसे ये पिल मिली। ये सुनकर डीन कहते हैं, आखिरकार इस डिसाइपल को मेरिडियन ओपनिंग पिल एक सीनियर झो ग्वांगलिया नामक व्यक्ति की लाश में मिली। ये सब इस डिसाइपल के हुआनचेन टेम्पल के अनुभव हैं। वहां दफन कब्रें इस डिसाइपल के लिए सबूत बन सकती हैं। वहीं ये बता के जियांग मन में सोच रहा होता है, मेपलवुड सिटी के पास इतनी बड़ी लड़ाई को अनदेखा करना डीन के लिए असंभव है। शायद शहर का आपराधिक जांच विभाग पहले ही जांच करके लौट चुका हो, इसलिए मुझे इस पूरी प्रक्रिया की बातें छिपाने की जरूरत नहीं, सिवाय उस टाइक्शू इल्यूजरी रेल्म के जिसे मैंने आखिर में पाया। वहीं डीन अपने पास जो रूट है उसे जोर से घोंसले से दबाते हैं जिससे उस रूट की चीखें निकल जाती हैं। फिर वो कहते हैं, उन सालों ने बिना किसी डर और परवाह के झुंग राष्ट्र की धरती पर वॉर लड़ी। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। उनका गुस्सा देखकर जियांग के भी पसीने टपकने लगते हैं। फिर डीन आगे कहते हैं, ठीक है,
तुम्हारी मेरिडियन ओपनिंग पिल का स्रोत साफ हो गया है। अब से तुम इस इंस्टीट्यूशन के सामने खुद को डिसाइपल कह सकते हो। कृपया चले जाओ। ये सुन जियांग उन्हें ग्रीट कर बाहर आता है। ये देखकर रुचिंग उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पास आता है। रुचिंग को देखकर जियांग कहता है, रुचिंग तुम यहाँ क्यों हो? बड़े भाई और दूसरे भाई कहाँ हैं? इस पर वो सोचते हुए कहता है, बड़े भाई ने कहा कि वो फांग पेंगजू की लाश फांग फैमिली को वापस भेजेंगे, लेकिन दूसरा भाई गायब हो गया। इस पर जियांग कहता है, दूसरा भाई जरूर कहीं शराब पी रहा होगा। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर मैं उसकी भावनाएं समझता हूँ। इस पर वो जियांग को धक्का देकर ले जाते हुए कहता है, चिंता मत करो, जो नीच और घटिया लोग अपने भाइयों का कत्ल करते हैं वे मरने के लायक हैं। बड़ा भाई और दूसरा भाई जल्द ही समझ जाएंगे। तीसरे भाई, तुम इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हो। आओ, रुचिंग तुम्हें 3 खुशबू वाले पवेलियन में ले चलता है। फूलों की शराब पियेंगे और आराम करेंगे। इस पर जियांग उसे रोकते हुए कहता है, अरे शोर मत करो, शोर मत करो, मैं सच में थक गया हूँ। अभी बस हॉस्टल जाकर अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। ये सुन रुचिंग रुक जाता है, फिर दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, मुझे अकेले ही मिस मियाओयू से मिलना होगा। इस पर जियांग कहता है, जाओ जाओ, ये तीसरा भाई तुम्हारे अच्छे इरादों की कद्र करता है। इसके बाद वो अपने रूम के सामने जाकर खड़ा होता है। दुखी मन से सोचता है, पल भर में सब बदल गया। फिर रूम खोलता है और उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी रूम में वो 5 भाई खूब मस्ती मजा करते थे। ये सब याद आने से जियांग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद वो सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें वो छोटा होता है। एक ब्लू कलर में चमक रहे मास्टर को देखकर कहता है, वाओ, एक इमॉर्टल। फिर वो इमॉर्टल कहता है, तुम्हारा स्वभाव काफी अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ कल्टीवेट करना चाहोगे? तभी छोटा पेंगजू आता है जो जियांग को धक्का देते हुए कहता है, मैं चलूंगा, मुझे ले चलो इमॉर्टल। इस पर जियांग कहता है, अमर चाचा, हम अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में कल्टीवेट कर सकते हैं। इस पर इमॉर्टल कहते हैं, नहीं, मैं सिर्फ एक ही डिसाइपल स्वीकार करूंगा। इस पर छोटा पेंगजू उसे पहाड़ी से धक्का देता है, जिससे जियांग पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और रिवर में जा गिरता है। ये देखकर वो इमॉर्टल कहता है, उसका स्वभाव तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका दिल तुमसे कहीं ज्यादा निर्दयी है। याद रखो, कल्टीवेशन का मार्ग लड़ाई है। इस डरावने सपने से जियांग चिल्लाते हुए नींद से जाग जाता है। फिर सिर पकड़कर कहता है, फिर वही सपना। इसके बाद वो कपड़े पहनकर रूम के बाहर जाते हुए कहता है, मैं बहुत देर तक सो गया। बड़ा भाई और दूसरा भाई अब तक लौटे नहीं। तभी बाहर खड़े एक डिसाइपल को देखकर पूछता है, ये जूनियर भाई, क्या तुमने सीनियर भाई लिंग हे को देखा है? इस पर वो कहता है, लिंग हे नहीं देखा। और इसी के साथ वो अपनी गर्दन पागलों की तरह घुमाने लगता है, जिससे उसकी गर्दन पर क्रैक आ जाता है और वो गर्दन टूट कर गिर जाती है। ये देखकर जियांग के होश उड़ जाते हैं। फिर वो टूटी गर्दन और बिना सिर की बॉडी अजीब सी हरकत कर सीधे जियांग पर हमला करने लगती है। ये देखकर जियांग वहां से भागते हुए सोचता है, भाग बेटे, मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। और हम देखते हैं टूटी गर्दन बेहद डरावनी लगती है। जियांग उनसे बचकर अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैरियर उसे रोक देता है। इस पर वो कहता है, लगता है चारों ओर एक हवा का बैरियर बन चुका है, मैं कमरे में वापस नहीं जा सका। फिर पीछे देखता है तो वो गर्दन और बॉडी उसका फुल स्पीड से पीछा कर रहे होते हैं। इस पर वो मन ही मन कहता है, एक्टिवेट द ओरिजिन दाओ। और तभी उसके पास जो 2 गोलियां होती हैं उनमें से एक फट जाती है। उससे मिली पावर से वो घूमकर एक जोरदार किक उस टूटी गर्दन पर मारता है, जिससे वो गर्दन फुल स्पीड में जाकर अपनी ही बॉडी से टकरा जाती है। तभी जियांग को लेग में दर्द महसूस होता है। वो अपने लेग को देखता है जो किक मारते समय जख्मी हो गया होता है। फिर उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है जिसके 2 सिर होते हैं, एक चेस्ट में और दूसरा उसने हाथ में पकड़ा होता है। वो हंसते हुए कहता है, जियांग, जियांग, तुम्हारे पैर सच में बहुत मजबूत हैं। आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स ने कब अपने मेरिडियन खोले? फिर टूटा हुआ सिर फिर से जोड़ते हुए कहता है, वाह, कितना स्वादिष्ट, सचमुच स्वादिष्ट। जिस कल्टीवेटर के मेरिडियन खुले हों उसका मांस कितना स्वादिष्ट होता है। ये देखकर जियांग मन में कहता है, ये मॉन्स्टर लाशों को काबू कर सकता है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं सकता। फिर वहां से दूर भागते हुए कहता है, मुझे भागना होगा, जल्दी से इनर कोर्टयार्ड वाले मार्शल ब्रदर्स को खबर देनी होगी, वरना और आउटर कोर्टयार्ड वाले लोग मर जाएंगे। और तभी वो फिर से एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। ये देखकर वो मन में कहता है, धत, पूरी हॉस्टल वाली जगह को इसने टाओइस्ट मैजिक से सील कर दिया है और मेरे पास बस एक ही दांव शक्ति बची है, मैं कैसे लड़ूंगा? और वो बची हुई गोली की शक्ति इस्तेमाल कर उस बैरियर को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर एक बंदा जियांग से कहता है, ओह, बुरा नहीं जूनियर ब्रदर जियांग, तुम्हें दांव शक्ति का इस्तेमाल कर सील तोड़ना भी आता है। इस मॉन्स्टर को मुझे सौंप दो और तुम हॉस्पिटल जाकर इलाज कराओ। और ये होता है इनर कोर्टयार्ड का 3rd ईयर का स्टूडेंट ली जियानक्यू। तभी उसके पीछे खड़े डीन कहते हैं, जरूरत नहीं, इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा। इस पर जियांग अपना जख्मी लेग पकड़कर उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है। डीन,
हमला करने वाला मॉन्स्टर लाशों को काबू करने में माहिर है और आउटर कोर्ट यार्ड का एक डिसाइपल मारा जा चुका है। इस पर डीन अपने हाथ से एक रूट निकालते हैं जो जियांग के जख्मी लेग में जाकर थोड़ा सा अंदर घुस वहां का जर निकाल लेता है। ये देखकर जियांग मन में कहता है, मेरे पैरों में जो शवविष था वह पूरी तरह से चूस लिया गया। वहीं वो मॉन्स्टर घरों से जंप मारते हुए भागने लगता है। ये देखकर डोंग आह कहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स को यूज कर हमारे लोगों को मार रहे हो और अब भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे डोंग आह को हल्के में ले रहे हो? और वो अपने दोनों हाथ जमीन पर जोर से मारते हुए कहते हैं, जेड कैड्स, जिससे जमीन से बहुत सारी रूट्स निकलकर उस भागते हुए मॉन्स्टर के पीछे लग जाती हैं। उन रूट्स को देखकर वो मॉन्स्टर डरते हुए कहता है, मैंने तो खुद डोंग आह को जगा दिया, मैंने गलती कर दी, अब क्या करूं? और इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने एक सिर को दूसरी तरफ फेंकते हुए कहता है, अलग अलग निकल चलते हैं। और तभी वो बॉडी उन रूट्स द्वारा पकड़ ली जाती है, लेकिन वो गर्दन सही सलामत रहती है। अपनी बॉडी को उन रूट्स द्वारा पकड़ा देखकर मन ही मन कहती है, अगर डोंग आह ने हस्तक्षेप कर दिया तो हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है, बेहतर है भाग जाए। और तभी वो रूट्स उस मॉन्स्टर की बॉडी को चकनाचूर कर देते हैं। ये देखकर वो सिर वहां से भागने लगता है और उस एकेडमी के गेट के ऊपर से जंप मारकर बाहर जाते हुए सोचता है, वैसे भी जानकारी हासिल हो चुकी है, वह बस एक साधारण सा छोटा ताओवादी पुजारी है जिसने अपनी मेरिडियन खोली है, वापस जाकर सेंटेस को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन तभी उस गेट से दो रूट्स के हाथ निकलकर उस सिर को जोरदार पंच मारते हैं, जिससे उसके बहुत सारे दांत गिर जाते हैं और वो एक मशरूम जैसे फ्लावर में जाकर अटक जाता है। वो मन में सोचता है, धत्त तेरी, इतनी दूर होने के बावजूद भी ये डोंग आह के नियंत्रण में है। और तभी उसके सामने डोंग आह आ जाते हैं और कहते हैं, तुच्छ मॉन्स्टर, हिम्मत कैसे हुई डोंग आह की सीमा में आकर उग्रता दिखाने की? बताओ तुम्हें किसने भेजा है? इस पर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, मुझे मत मारो, जरा इधर आओ, इधर आओ। और तभी उसका मुंह फूलने लगता है। वो आगे कहता है, जब हम नरक में मिलेंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी डीन अपनी उंगली उठाते हैं, जिससे वो मशरूम उस सिर को निगल लेता है और तभी उस मशरूम में जोरदार ब्लास्ट होता है। उस मॉन्स्टर का ब्लास्ट देख डीन कहते हैं, ये मॉन्स्टर ज्वांग नेशन के कल्टीवेशन प्रोडिजी जियांग को लगभग मारने वाला था। फिर वहां से उड़कर जाते हुए ली जानक्यू से कहते हैं, हमारी एकेडमी सिटी लॉर्ड के मंशन जाएगी ताकि जवाब मांग सके जानक्यू, बाकी का काम तुम्हें पूरा करना है। इस पर जानक्यू झुककर इस ऑर्डर को मान लेता है। वही जियांग डीन की पावर देख हैरान होकर मन में सोचता है, ये 5th ग्रेड के पावर हाउस की ताकत है, क्या मैं भविष्य में इस स्तर तक पहुंच पाऊंगा? तभी उसके पेट पर रुचेंग हाथ रखता है, जिससे जियांग डर जाता है। फिर उससे कहता है, तुमने मुझे डरा दिया, तुम यहाँ क्यों लौटे? इस पर वह उदास होकर कहता है, बात मत करो, मैं पूरा दिन 3 फ्रेग्रेंस टॉवर में बैठा रहा, लेकिन वहां मिस मियाओ आई ही नहीं। फिर रोकर कहता है, स्पष्ट है कि मैं झाओ रुचेंग हैंडसम भी हूँ और वेल्थी भी। फिर क्यों भाई जियांग, बताओ क्यों? वो लड़की मुझे भाव क्यों नहीं देती? इस पर जियांग उसे कहता है, अरे बस भी करो, बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर हॉस्टल में लौटे हैं क्या? तुमने उन्हें देखा? ये सुन रुचेंग उसे वहां से लेकर जाते हुए कहता है, नहीं देखा, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो कहाँ है। और हम देखते हैं उस लड़ाई से वहां बहुत सारे डिसाइपल जमा होते हैं। एक डिसाइपल कहता है, सुना है कोई मॉन्स्टर अंदर घुस आया था और आउटर कोर्टयार्ड का एक डिसाइपल ड्यूटी पर ही मर गया। इस पर दूसरा कहता है, डीन ने पर्सनली एक्शन लिया, लेकिन अफसोस तुम देर से आए और कुछ देख नहीं पाए। वही रुचेंग उसे एक जगह लेकर जाते हुए कहता है, सुना है फंग फैमिली ने पेंगजू की बॉडी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बिग ब्रदर कभी भी उस आदमी को सामूहिक कब्र में नहीं डालते, तो वह एक ही जगह आ सकते हैं और वो जगह है ग्रीन विलो रिवर बैंक। और वो दोनों बात करते करते वहां पहुंच जाते हैं और वहां उन दोनों भाइयों को देख रुचेंग कहता है, देखो जैसा कि सोचा था वो यही है। और हम देखते हैं वहां पेंगजू की कब्र बनाई होती है। उन दोनों को वहां आया देख बड़ा भाई पीछे मुड़कर उन दोनों के नाम लेता है और हम देखते हैं उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई होती हैं। वही दूसरा भाई शराब पी रहा होता है। उन दोनों को देख रुचेंग कहता है, दुनिया में बस एक ही चीज कभी नहीं बदलती और वो है कि सब कुछ बदलता है। जब हम पहली बार मिले थे तो हम भाई यही तलवार का अभ्यास किया करते थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद बड़ा भाई और जियांग कब्र के सामने खड़े होते हैं। बड़ा भाई लिंग ही जियांग से कहता है, पेंगजू ने मेरी मदद की जब मैं संकट में था, इसलिए मैं उसे जंगल में मृत नहीं छोड़ सकता। जियांग वांग, क्या तुम अपने बड़े भाई को दोष दोगे? इस पर जियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, हम अब बच्चे नहीं रहे। तुम्हारी उसके लिए भावनाएं गहरी रहेंगी और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी उससे रिश्ता तोड़ने की सोच बनी रहेगी। इस पर लिंग ही कहता है, यही सच है। फिर रुचेंग को देख आगे कहता है, जैसा रुचेंग ने कहा, फ्यूचर में बहुत बदलाव आएंगे और बदलाव हमेशा डराते हैं। वही रुचेंग
दूसरे भाई के पास जाकर उसे देख हंसते हुए कहता है, अरे जरा मुझे देखने दो, देखने दो। फिर जोर से हंसते हुए कहता है, ओ दू ये हूँ, तुम तो बच्चे की तरह रो रहे हो। उसे अपना मजाक बनाता देख दू येहू का दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसे मस्ती में लात मारते हुए कहता है, चो रुचिंग, तुम बदमाश, मैं तुम्हें लातों से मार डालूंगा। उसे एक लात पड़ने के बाद रुचिंग मदद मांगते हुए कहता है, बड़े भाई, तीसरे भाई, कृपया मुझे बचाओ, मैं गलत था, मैं गलत था। भाई दुये हूँ, मेरे भाई दुये हूँ। वही बड़ा भाई नदी में जाकर जियांग से कहता है, हालांकि उसे जैसा बदलना है वैसे ही बदलने दो। फिर जियांग की तरफ देखकर आगे कहता है, जब तक हम अपने दिल के सच्चे रहें, हम भविष्य का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं, चाहे वह कुछ भी लाए, है ना तीसरे भाई। अपने बड़े भाई को देख जियांग कहता है, एक अडिग, प्योर हार्ट। तभी उसकी नजर सामने जाती है और उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जब वह पांचों भाई इसी जगह बहुत मस्ती करते, रूचेंग की मिलकर पैंट निकालते थे। फिर सीन चेंज होता है, हम उसी झोपड़ी को देखते हैं जहां जियांग मरने की हालत में लेटा हुआ था। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है। तभी वहां एक ब्लैक कपड़ों में स्केलेटन आते हुए कहता है, मैं कहता हूँ, क्या हमें बात करने के लिए यही जगह चुननी थी? और उस जगह को देखकर कहता है, ये जगह बहुत गंदी है और ये स्केलेटन होता है व्हाइट बोन दांव का व्हाइट बोन एनवॉय, लेकिन हम इसे कंकाल कहेंगे। उसकी बात सुन वह लड़की अपने ओंठों पर हाथ रखकर कहती है, कंदी, जुआंग नेशन के लोग इस जगह को कम से कम 10 बार अंदर बाहर खोद चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जगह के आसपास कोई भी इससे साफ जगह है। विश्व प्रसिद्ध झो ग्वांगलिए यहाँ मरा था। मैं अभी भी उसकी भव्य ऑरा महसूस कर सकती हूँ। और ये लड़की होती है व्हाइट बोन दांव की व्हाइट बोन सेंटेस, लेकिन हम इसे चमेली कहेंगे। और ये वही लड़की है जिसने उस मॉन्स्टर को एकेडमी में भेजा था। फिर आगे कंकाल कहता है, चलो काम की बात करें। मेपलवुड सिटी के सिटी लॉर्ड वेई क्यूजी हमेशा से एक ताकतवर व्यक्ति रहे हैं और अब एक और शख्सियत डोंग यहाँ ट्रांसफर हो चुकी है। हमें दांव के बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, नहीं तो जितना देर करेंगे खतरा उतना बढ़ेगा। मेरे विचार में धीरे धीरे साधारण लोगों को इकट्ठा करने से अच्छा होगा कि हम सीधे कल्टीवेटर्स को पकड़कर बलिदान के लिए पेश करें। ये सुन वह लड़की कंकाल के पास आकर उसकी गर्दन पर एक नुकीली चीज रखकर कहती है, कल्टीवेटर्स को पकड़कर बलिदान के रूप में पेश करें? तो क्या तुम्हें लगता है कि डोंग के डिसाइपल या वेई क्यूजी के जनरल को पकड़ना बेहतर होगा? उसके आउटर डिसाइपल्स में से एक को मार देना शहर में हलचल मचा चुका है। अगर तुम मरना चाहते हो तो इतनी संयमित रहने की क्या जरूरत? अगर इतना ही मरने का शौक है ना, तो तुम अपनी तलवार निकालकर अपना गला काट लो या खुद को बिजली से निगलवाओ। किसी भी दृष्टिकोण से यह उन दोनों के हाथ लगने से कहीं अधिक सीधा सा लगता है। फिर उससे दूर जाते हुए कहती है, दांव के बच्चे के विश्व में प्रकट होने से पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि गुमनामी बनाए रखना क्या होता है। एक गलत कदम भी व्हाइट बोन दांव की बड़ी योजनाओं को बर्बाद कर सकता है, और न तो तुम और न ही मैं इसके परिणाम भुगत सकते हैं। इस पर कंकाल पूछता है, अब बलिदान के लिए किसे लाया जाए? यहाँ बलिदान के लिए कोई भिखारी नहीं है। इस पर वह आलस देते हुए कहती है, ये जगह तो बस दूसरों को गुमराह करने के लिए थी। अगर ये न रही तो कोई बात नहीं, एल्डर्स के पास असली योजना पहले से है। आज रात मुझे तुम्हें वहीं बतानी है। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है कि इस टूटे मंदिर के सारे भिखारी मरे नहीं हैं? मेपलवुड सिटी के डाओइस्ट टेम्पल में मुझे एक जानी पहचानी खुशबू मिली, और वो किसी और नहीं, जियांग की बात कर रही है। इस पर कंकाल कहता है, मुझे किसी भिखारी की लाइफ या डेथ में कोई दिलचस्पी नहीं। और फिर वो कंकाल एक ब्लैक सर्कल बनाकर उसमें जाते हुए कहता है, और मैं तुम्हें सलाह दूंगा, ये मत सोचो कि चाइल्ड ऑफ दांव की स्त्री कहलाने से तुम्हें मनमानी करने का हक मिल गया है। ये अभी देखना बाकी है कि चाइल्ड ऑफ दांव तुम्हें स्वीकार भी करेगा या नहीं। इस पर वह कहती है, वो मुझे कैसे प्यार नहीं करेगा, मुझे कैसे नहीं चाहेगा? मैंने इतने साल उसे गार्ड किया है, इतने साल उसका इंतजार किया है। फिर सीन चेंज होता है और हम एकेडमी को देखते हैं जहां लेक्चर चल रहा होता है, और उस क्लास में वो चारों भाई बैठे होते हैं। उनके क्लास का बुजुर्ग मास्टर उन्हें बताता है, दांव खाली है, फिर भी उसका उपयोग असीम है। यह सभी चीजों का पूर्वज है। यह अपनी किनारों को धार देता है, उलझनों को सुलझाता है, अपनी रोशनी को संतुलित करता है और अपनी धूल के साथ एक हो जाता है। कितना गहरा है। मुझे नहीं पता कि यह किसका बच्चा है, लेकिन यह सम्राट से पहले प्रतीत होता है। और उस लेक्चर को बड़ा भाई और जियांग मन लगाकर सुन रहे होते हैं। वही दूसरा भाई सो रहा होता है। ये देखकर रुचिंग उसकी नाक में बर्ड का पंख टच कर उसके मजे ले रहा होता है। उनका मास्टर आगे कहता है, तुम अभी इनर कोर्टयार्ड में आए ही हो और दांव मेरिडियंस प्रकट होने से पहले सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक से ब्लड की बढ़ा सकते हो। दांव मेरिडियंस प्रकट होने के बाद ही एनर्जी चैनल करके दांव एसेंस हासिल करना कल्टीवेशन की असली शुरुआत है। ये समझ लो,
रीड को मानव शरीर का ग्रेट ड्रैगन माना जाता है और दाओ मेरिडियंस उसी में छिपे रहते हैं। यही अमृता पाने की कुंजी है, इसलिए रीड को टोंगतियन पैलेस भी कहते हैं। टोंगतियन पैलेस से गुजरकर हेवन के गेट खोलना एक नॉविस कल्टीवेटर से इंटरमीडिएट कल्टीवेटर बनने का संकेत है। यहाँ मौजूद डिसाइपल्स में से कौन एकेडमी को कल्टीवेटर रैंक्स के डिविजन्स बता सकता है? और ये मास्टर दाओइस्ट अकादमी का उपाध्यक्ष सोंग कदिफांग होता है और उन्होंने जो सवाल पूछा होता है उसका जवाब बड़ा भाई लिंगी देता है। वह कहता है कल्टीवेटर्स के कुल 9 रैंक होते हैं, नीचे से ऊपर इस प्रकार हैं। 9th रैंक वॉन्डरिंग वेन्स रेल्म, 8th रैंक जोतियान रेल्म, 7th रैंक टोंगतियान रेल्म, 6th रैंक टेंगलोंग रेल्म, 5th रैंक इनर पैलेस रेल्म, 4th रैंक आउटर बिल्डिंग रेल्म, 3rd रैंक डिवाइन रेल्म, 2nd रैंक केव ऑफ ट्रूथ रेल्म, 1st रैंक यंदाओ रेल्म। ये सुन किफांग कहते हैं, नॉट बैड नॉट बैड। 9th रैंक में कदम रखना ट्रांसेंडेंस की शुरुआत है। 9th रैंक की पहचान है टोंगतियन पैलेस में दाओ स्पाइरल का निर्माण। दाओ स्पाइरल बनाने के लिए जरूरी है वो फाउंडेशनल अरे डायग्राम जिसे दाओ एकेडमी अब तुम्हें सिखाएगी, वो है गुयुआन अरे। फ्यूचर में जब तुमने काफी दाओ एहसास जमा कर लिया होगा तब टोंगतियान पैलेस के अंदर इसे मास्टर कर पाओगे। गुयुन एरे के 81 फॉर्मेशन पॉइंट्स को क्रम में सजाओ। जैसे ही एरे पूरा होगा दाओ स्पाइरल उभरेगा। शुरुआती मेरिडियन ओपनिंग स्टेज में एक सामान्य व्यक्ति दिन में अधिकतम 2 बार एनर्जी चैनल कर सकता है और 2 दाओ एसेंसेस पा सकता है। और तभी बुजुर्ग मास्टर अपनी ताकत से उन दोनों मस्ती कर रहे भाइयों को जोरदार धुएं के मुक्के मारते हैं और आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मतलब अगर रोज मेहनत की जाए तो कम से कम 41 दिन लगेंगे गुयुन अरे की नींव डालने में। अगर कोई आगे बढ़कर 8वां रैंक जोतियान रेल्म तक पहुंचना चाहता है तो उसे टोंगतियान पैलेस के भीतर 3 दाओ स्पाइरल से एक माइनर जोतियान साइकिल बनाना होगा। ऐसे ही 3 माइनर जोटियन से एक मेजर जोटियन साइकिल बनाओ। इस स्टेज पर तुम्हारे दाओ मेरिडियन का ग्रेट ड्रैगन जाग जाएगा और तुम्हें गेट ऑफ हेवन दिखेगा। यही 7th रैंक टोंगतियन रेल्म है और हमें बताया जाता है कि सबसे नीचे की रैंक 9th रैंक वॉन्डरिंग वेन्स रेल्म में जाने के लिए एक दाओ स्पाइरल चाहिए और इसके ऊपर यानी 8th रैंक जोतियन रेल्म में जाने के लिए 3 दाओ स्पाइरल्स चाहिए। इसी तरह 7th रैंक टोंगतियन रेल्म के लिए 9 दाओ स्पाइरल्स चाहिए। ये समझकर जांग कहता है एक दाओ एसेंस यानी एक अर्थवर्म की फायर कलर की गोली और ऐसी 81 दाओ एसेंसेस यानी एक दाओ स्पाइरल, 3 दाओ स्पाइरल्स यानी एक माइनर जोतियान, 3 माइनर जोटियंस यानी एक मेजर जोटियान। ये समझकर वह कैलकुलेशन करते हुए कहता है 3 गुना 1 3, 3 गुना 3 9। दिन में सिर्फ 2 दाओ एसेंसेस मिले तो 7th रैंक तक पहुंचने में तभी ये सुन बड़ा भाई। वह कैलकुलेशन पूरी कर कहता है 365 दिन, लेकिन असल में इतना सिंपल नहीं है। ये टैलेंट और नसीब पर भी निर्भर करता है और एक बार दाओ स्पाइरल बनने पर वह खुद दाओ एसेंस पैदा कर सकता है तो प्रोसेस तेज होगा। ये सुन जांग कहता है समझ गया, थैंक यू बिग ब्रदर। और मन में सोचता है मास्टर दोंग ने 60 साल की उम्र से पहले 5th रैंक हासिल कर लिया था और ज्वांग नेशन में जीनियस माने जाते थे। तो सोचो जो ग्वांगले और लिए कितने भयानक टैलेंट वाले रहे होंगे। क्या मैं जांग वांग अपनी लाइफ में उन्हें पार कर पाऊंगा? तभी उनका मास्टर कहता है लेसन खत्म करने से पहले होमवर्क दूंगा, वापस जाकर दाओ टेक्निक्स का बेसिक नॉलेज रिवाइज करो। ये सुन जांग बुक में देख कहता है यस, दाओ टेक्निक्स 3 टीयर्स में बटी हैं, ए बी और सी। हर टीयर के अंदर अपर मिडिल और लोअर रैंक है। ये सुन रुचिंग मुंह टेढ़ा कर कहता है 3rd ब्रदर, गरीबी ने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सीमित कर दी है। ए टीयर से ऊपर भी सुपीरियर रैंक्स और डिवाइन टेक्निक्स मौजूद हैं। ये सुन जांग उसे कहता है तुम सच में मार खाने लायक हो। तभी उनका मास्टर गंभीर होकर कहता है सुपीरियर रैंक दाओ टेक्निक, जो भी सुपीरियर रैंक दाओ टेक्निक मास्टर कर लेगा वह अकेला एक छोटा देश तबाह कर सकता है। अगर हमारे जुआंग कंट्री में कोई ऐसा बन जाए तो हम तुरंत ग्रेट पावर्स की सूची में आ जाएंगे। और डिवाइन टेक्निक्स का नाम सुन सारे डिसाइपल्स एकदम मन लगाकर सुन रहे होते हैं। फिर मास्टर आगे कहते हैं वो तो हमारे जैसे मॉर्टल्स की समझ से भी बाहर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समय समय पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करोगे और एक दिन तुम डिवाइन आर्ट्स में पारंगत होकर अंतिम ज्ञान प्राप्त करोगे और हमारे ज्वांग नेशन की महिमा बढ़ाओगे। क्लास डिसमिस्ड। ये क्लास खत्म होने पर जांग अपने भाइयों के साथ जा रहा होता है। तभी उसे कोई कहता है ब्रदर जांग रुको, मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ये सुन जांग पूछता है क्या बात है? इस पर वह लड़का कहता है
मैं मेपलवुड सिटी की 3 बड़ी फैमिलीज में से एक फांग फैमिली का पेट्रियार्क का बेटा फांग हेलिंग हूँ। मैं खास तौर पर तुम्हें फांग पेंगजू की बुरी महत्वाकांक्षाओं के लिए माफी मांगने आया हूँ। वैसे फांग पेंगजू को फैमिली ट्री से निकाल दिया गया है। हमारी फैंग फैमिली ऐसे बेईमान और अधर्मी लोगों को नहीं रखती। और ये होता है फांग पेंगजू का भाई, साथ ही इनर कोर्ट का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फांग हेलिंग। इस पर जियांग बिना उसे भाव दिए वहां से जाते हुए कहता है, सब बीत चुका है, अब जरूरत नहीं। इस पर वह फिर से उसके सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहता है, रुको रुको ब्रदर जांग, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने अभी बात खत्म नहीं की। इस पर जांग कहता है, क्या चाहते हो? इस पर वह बताने लगता है, मैं कहना चाहता हूँ कि बस कल ही मैंने मेरिडियन ओपनिंग पिल ली थी, जो मेरे पिता ने बहुत महंगे दामों पर खरीदी थी, जिससे मेरी दांव मेरिडियंस प्रकट हो चुकी हैं। जिनकी दांव मेरिडियंस प्रकट हुई हैं, उनमें से सिर्फ तुम और मैं ही स्टैंड आउट करते हैं। इस बैच के इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स में हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए। इस पर जियांग वहां से जाते हुए कहता है, माफ करना, नॉट इंटरेस्टेड। जियांग के इस बर्ताव से हेलिंग गुस्से से कहता है, बहुत अच्छा किया जियांग वांग। और इसी तरह रात हो जाती है। हम देखते हैं सारे भाई हॉस्टल के रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। अपने दोनों भाइयों को मेहनत करते देखकर जियांग मन में कहता है, मेरे बड़े और दूसरे भाई दोनों ब्रीदिंग मेथड का अभ्यास कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मैं जल्द ही उनके पीछे पड़ जाऊंगा। लेकिन आज 15 जुलाई ताइशु इल्यूजनरी रियल्म की चैलेंज की तय तारीख है। फिर अपने हाथ पर जो गोल्डन रिंग है उसे देखकर उसके अंदर जाते हुए कहता है, चलो अपॉइंटमेंट पर चलते हैं। और वह जैसे ही उस ब्लेस्ड लैंड में जाता है, उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं और उसे आवाज आती है, डोंगजन रूइंस ब्लेस्ड लैंड के लॉर्ड का वेलकम है। और चैलेंज का काउंटडाउन शुरू होता है। 19, 18, 17 ऐसे कर टाइम कम होने लगता है। ये देखकर जियांग अपनी सोर्ड पर मुट्ठी कसकर मन में कहता है, किस तरह का ओपोनेंट होगा? इन 30 दिनों में मैंने पूरी तरह मेरिडियन ओपनिंग पिल अब्सॉर्ब कर ली है और अपनी मेरिडियंस में कई दांव एसेंस स्टोर कर ली हैं। भले ही मैं जीत ना सकूं, पर कम से कम 1-2 राउंड तो टिक पाऊंगा, है ना? और इसी सोच के साथ फाइट के लिए लास्ट 3 सेकंड बचते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो कमेंट में करो